श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इस लेक्चर में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात संबंधी एक निर्णय दिया है। वो निर्णय आपका जो टिप्पणी है वो आपके मेंस में जो पेपर 4 है उसमें और साथ साथ निबंध में जो भी उसके अकॉर्डिंग निबंध आता है उसमें कंटेंट काम आएगा और जो भी इससे फैक्ट हैं वो आपके पीटी के लिए काम आएंगे। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। चर्चा में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या आया है ये समझेंगे, भारत में गर्भपात संबंधी कानून की पृष्ठभूमि क्या है, शुरुआत कहां से हुई ये समझेंगे, क्या कहता है गर्भपात संबंधी कानून 1971 और 2021 में संशोधन हुआ है, ये क्या कहता है समझेंगे, गर्भपात संबंधी जो महत्व है ये समझेंगे और जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हुआ क्लियर? चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, ठीक है, गर्भपात संबंधी कानून के लिए। इस निर्णय में क्या हुआ था, एक्चुअली कहानी शुरू हुई है कहां से, एक लेडी थी, एक लेडी ने गर्भपात की अनुमति मांगी सुप्रीम कोर्ट से और जो लेडी का गर्भ था वो था 26 सप्ताह 5 दिन का। हुआ क्लियर? ठीक है। और हमारा जो एक्ट है वो 20 सप्ताह और 24 सप्ताह का के बारे में है। 20 सप्ताह में नॉर्मल चीज होती है, डिलीवरी करना है, गर्भपात करना है तो उसके लिए 20 सप्ताह है और 24 सप्ताह में गर्भपात करना है तो उसके लिए कुछ 7 श्रेणियां बटी हुई है। अगर 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की कंडीशन बनती है तो उसके लिए स्टेट मेडिकल बोर्ड, राज्य मेडिकल बोर्ड जो है ये उसकी सलाह अनिवार्य है। इसकी सलाह के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही गर्भपात की जो अनुमति दे सकता है। तो ये जो महिला का गर्भ है कितना है, 26 सप्ताह 5 दिन का है और इसने तर्क दिया कि मुझे गर्भपात क्यों कराना है। पहला तर्क दिया कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हुआ क्लियर? दूसरा तर्क दिया कि मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, ठीक है, और तीसरा तर्क दिया कि मैं अभी इस तीसरे बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हूं, ठीक है। परंतु 24 सप्ताह की बात की कहानी है, ठीक है, तो यहां पे स्टेट मेडिकल बोर्ड की सलाह अनिवार्य थी। स्टेट मेडिकल बोर्ड ने कहा कि जो माता और जो बच्चा है ये दोनों का जो स्वास्थ्य है ये पूरा ठीक है, ठीक है, इसलिए हम जो है ये जो गर्भपात की अनुमति हम नहीं दे सकते। और साथ ही साथ कहा कि जो तर्क दिया जा रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो स्टेट मेडिकल बोर्ड कहता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए ये महिला जो है मेडिसिन ले रही है, परंतु वो मेडिसिन का बुरा प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसी कारण से हम जो है ये गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते। ये स्टेट मेडिकल बोर्ड का कथन था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है महिला को कि आपका बच्चा जो है 26 सप्ताह 5 दिन का हो चुका है। जब 26 सप्ताह 5 दिन का हो चुका है तो इसमें धड़कन आ चुकी है और धड़कन से क्या हो चुका है, जीवन आ चुका है और जीवन का अपना एक अधिकार होता है और अधिकार कहाँ होता है, वो धरती में आने का होता है। हुआ क्लियर? ये जो कथन है इसका सुप्रीम कोर्ट का कि उस बच्चे में धड़कन शुरू हो चुकी है, धड़कन के साथ जीवन आ चुका है और जीवन का अपना एक अधिकार होता है और वो अधिकार होता है धरती में आने का, इसलिए हम उस बच्चे को उस धरती में आने के अधिकार से वंचित नहीं कर से, ये हमारे पास ये अधिकार नहीं है। हुआ क्लियर? तो ये जो कथन है ये कथन आपको काम आएगा पेपर 4 में, इथिक्स में और साथ ही निबंध में। हुआ क्लियर? ये कथनों के लिख लेना आपको मेंस कंटेंट में निबंध हो या इस पेपर 4 हो, वहां पे कंटेंट काम आएगा कि बच्चे में धड़कन आ चुकी है, धड़कन से जीवन आ चुका है और जीवन से उसका जीवन का अधिकार क्या है, धरती में आने का अधिकार है, उसे हम उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। विथ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट निर्णय को आप कहना चाहिए विथ रेफरेंस में कहीं भी मेंस के जो क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वहां पे यूज कर सकते। हुआ क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ, जो महिला थी महिला के वकील ने बोला कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया और कहा कि जो बच्चा पृथ्वी में जन्मा नहीं है, अभी कोख में है, तो उसका कोई अधिकार नहीं है, ये कहा, ठीक है, इसलिए गर्भपात की अनुमति दी जाए। ये किसके, महिला के वकील ने कहा। हुआ क्लियर? इसके पश्चात क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक केस का हवाला देते हैं और वो केस कौन सा होता है, वो केस होता है रो
रो बनाम वेड केस। रो बनाम वेड केस का हवाला देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रो बनाम वेड केस में कहा गया था, पहले इसमें गर्भपात संबंधी अधिकार थे, बाद में इसको रद्द कर दिया। इसमें फिर एक क्लॉज जोड़ा गया कि हम गर्भपात की अनुमति तब तक ही दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूएसए के, कि हम गर्भपात की अनुमति उस बिंदु तक दे सकते हैं जिस बिंदु तक बच्चे का, गर्भ का, स्वयं का जीवन शुरू नहीं होता। हुआ क्लियर? यानी कि एक माता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इस माता के घर में एक बच्चा पल रहा है, तो उस माता का अधिकार उस गर्भ में जो पल रहे भ्रूण पर है। हुआ क्लियर? परंतु उस बिंदु तक की है जहां से उस भ्रूण की स्वयं का जीवन शुरू नहीं होता। उस बिंदु के पहले ही माता का अधिकार उस भ्रूण में होता है। जिस समय भ्रूण ने अपना जीवन शुरू कर चुका है, ठीक है, उस बिंदु से उस बच्चे का जीवन अलग हो जाता है और माता का जीवन अलग हो जाता है। हुआ क्लियर? यानी एक भ्रूण में जब तक उसका स्वयं का जो जीवन है शुरू नहीं होता, तब तक उसमें माता का अधिकार होता है। जिस दिन उस भ्रूण का स्वयं का जीवन शुरू हो गया, उस समय क्या होता है, भ्रूण का या बच्चे का जो जीवन है वो अलग हो जाता है अधिकार, और माता का जीवन अधिकार हो जाता, अलग हो जाता है। इस अधिकार के अंतर्गत ही उस बिंदु के पहले हम डिसीजन देंगे कि गर्भपात की अनुमति हम देंगे, परंतु उस बिंदु के बाद उस बच्चे का स्वयं का जीवन होता है, इसलिए हम उसके बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देंगे। ये रो बनाम वेड केस में कहा गया था, और ये जो है 1973 केस है, और कहाँ का है, ये यूएसए का केस है। और ये जो केस है, दुनिया भर के जितने भी गर्भपात अधिनियम बने, कानून बने हैं, इस पूरे कानून का ये एक बेंचमार्क है, रो बनाम वेड केस। हुआ क्लियर? तो ये कहानी थी, ठीक है। अब भारत में जो पृष्ठभूमि क्या है किसकी, गर्भपात कानून की। 1960 के दशक में क्या हुआ था, गर्भपात करना अवैध था, और इसके लिए आईपीसी 312 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था। परंतु बाद में क्या होता है, महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों की बात चलती है, और ये बात इतनी उठती है कि इसके लिए सरकार एक कमेटी का गठन करती है, और कमेटी का नाम होता है शांतिलाल शाह समिति। और शांतिलाल शाह समिति जो होती है, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर ही एक बिल लाया जाता है, ठीक है। और उस बिल का नाम होता है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। हुआ क्लियर? तो यहां पर गर्भ का चिकित्सीय समापन 1971 अधिनियम आ जाता है। इस अधिनियम की में कुछ खामियां होती है, कमी होती है, ठीक है। इस कमी को दूर किया जाता है कब, 1921 में, तो 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021, यानी 1971 का जो अधिनियम होता है गर्भपात का, उसको 2021 में संशोधन किया जाता है और ये आता है। हुआ क्लियर? अब समझ लेते हैं 1971 का अधिनियम और 2021 का जो संशोधन हुआ है वो अधिनियम क्या कहता है। ये जो अधिनियम था ये 1971 में आया था, ये संशोधन हुआ है 2021 में, ठीक है। इसमें जो है विवाहित और इसमें अविवाहित, ठीक है, और प्लस विवाहित तो है इसमें। ये जो अधिकार था गर्भपात का यहाँ पर 1971 में, ये सिर्फ विवाहित महिलाओं को था, परंतु 2021 में जो संशोधन हुआ है इसमें जो गर्भपात का जो अधिकार है वो अविवाहित महिलाओं को ही प्राप्त हो चुका है। क्यों, ये कैसे हुआ? तो ये है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष कोई भी हो वो उसका अधिकार है, सभी समान कहलाएंगे, वो विवाहित हो या अविवाहित हो, विधि के सामने समान होंगे, तो इसलिए अधिकार मिल गया, ठीक है। और आर्टिकल 21 कहता है जीवन गरिमा युक्त जीवन जीने के अधिकार। जो आर्टिकल 21 कहता है ये जीवन गरिमा युक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, और जो बच्चे का जीवन जब तक शुरू नहीं होता जिस बिंदु से, उस बिंदु के पहले माता का अधिकार होता है, तो वो आर्टिकल 21 में आ गया। ये हम आगे समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इसके पहले इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई महिला 12 सप्ताह के भीतर
गर्भपात कराना चाहती है तो उसके लिए एक डॉक्टर की सलाह अनिवार्य थी, और यहां पर उसको बढ़ाकर 20 सप्ताह कर दिया गया। और डॉक्टर कितने, यहां पे डॉक्टर भी, एक डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। ठीक है, 12 सप्ताह के बाद अगर गर्भपात कराना है तो वो कब तक लिमिट थी, वो 12 से 20 सप्ताह के मध्य में गर्भपात कराना है तो उसके लिए 2 डॉक्टर की सलाह अनिवार्य थी। परंतु यहां पर ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई, 20 सप्ताह से अगर 24 सप्ताह के मध्य गर्भपात कराना है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह अनिवार्य थी, कितनी, 2 डॉक्टर की। हुआ क्लियर? अगर यहां पर कोई महिला गर्भपात कराती है, अगर उस गर्भपात महिला की जो जानकारी है वो अगर डॉक्टर लीक करता है तो उसके लिए 1000 रुपए जुर्माना था। परंतु यहां पर जुर्माना प्लस सजा का प्रावधान कर दिया गया। यहां पे एक प्रावधान और किया गया, अगर 24 सप्ताह के पश्चात ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें गर्भपात करने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए एक स्टेट मेडिकल बोर्ड गठन होगा, और स्टेट मेडिकल बोर्ड की सलाह के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गर्भपात संबंधी जो अधिकार है, जो परमिशन है वो देगा। हुआ क्लियर? तो ये 1971 का अधिनियम था और 1921 का अधिनियम था। ये आपको 3 मार्कर में या किसी भी 5 मार्कर में पूछ सकता है, तो ये अंतर को आप थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता। समता का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक हैसियत हो, आर्थिक हैसियत हो या सामाजिक हैसियत हो, वो राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री हो या देश का कांस्टेबल हो, वो जो विधि के सामने जो है उसके विधि के सामने वो समान कहलाएंगे। भारत का राजा हो या भारत का रंक हो, दोनों विधि के सामने समान कहलाएंगे, विधि उनके साथ समान व्यवहार करेगी। ये इसका मतलब है विधि के समक्ष समता। हुआ क्लियर? या विधियों के समान संरक्षण, यहां थोड़ा अलग हो जाता है। यहां पे यह होता है कि अगर समान परिस्थिति है तो विधि जो है समान व्यवहार करेगी, परंतु अगर परिस्थिति समान नहीं है तो विधि वहां पर व्यवहार में विभेद करेगी। और यही अवधारणा लेकर आता है भारत में सशक्त आधार किसका, आरक्षण का। हुआ क्लियर? जैसे कि मान लो एक माता पिता है, उसके 4 पुत्र हैं। ठीक है, और 4 पुत्र में 3 पुत्र स्वस्थ हैं और 1 पुत्र विकलांग है। तो जो 3 पुत्र हैं उसके साथ जो विधि है समान व्यवहार करेगी। ठीक है, परंतु एक विकलांग है, इसके लिए बस का इंतजाम करेगी स्कूल के लिए, और ये बस पैदल जाएंगे। तो स्थिति समान है तो समान व्यवहार, पर स्थिति विपरीत हो गई तो वहां पे विधि ने विभेद कर दिया। और यही अवधारणा लेके आता है भारत में आरक्षण का सशक्त आधार। हुआ क्लियर? अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, कभी आपसे पूछ ले कि विधि का समान संरक्षण क्या है, तो भारत में ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसमें विभेद करती है विधि व्यवहार में। हुआ क्लियर? ये आर्टिकल 14 था। ठीक है, और आर्टिकल 14 जो है ये लिया गया है किसका, डायसी ने विधि का सिद्धांत के लिए 3 भाग दिए हैं। एक विधि के समक्ष समता, विधि की सर्वोच्चता और विधि का परिणाम। ठीक है, डायसी कौन है? डायसी वो व्यक्ति हैं, एक इंग्लैंड के ये राजनीतिक महान चिंतक है, और इन्होंने विधि का सिद्धांत दिया है और 3 सिद्धांत दिया है। उसमें से पहला सिद्धांत है विधि के समक्ष समता, विधि का सर्वोच्च और विधि का परिणाम। ठीक है, ये है डायसी का। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन आ गया डायसी का सिद्धांत क्या है, तो ये कोई 3 क्लॉस आएंगे आपको, तो वहां पर अपना मेंशन कर लेना। डायसी कौन है? तो इंग्लैंड के महान राजनीतिक चिंतन। इनने क्या किया है, तो विधि के लिए सिद्धांत के 3 भाग बताए हैं। विधि की समता, विधि का सर्वोच्च और विधि का परिणाम। विधि का परिणाम यानी कि ये इंग्लैंड का संविधान में है ये इसका। ठीक है, हुआ क्लियर? अब आ जाओ आर्टिकल 21 क्या होता है। आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त
अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हुआ क्लियर? यहां पे एक वर्ड आया है विधि द्वारा स्थापित। ठीक है, एक विधि द्वारा स्थापित होता है और एक विधि की उचित प्रक्रिया होती है। ये दोनों, इस दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ का है? ये इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, परंतु भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है जापान से। ये जो है आप इसको IMP कर लो, ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आपको मिल सकता है और एग्जाम में पूछ चुका है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत ने कहां से ली है? तो जापान से ली है। ठीक है, विधि की उचित प्रक्रिया ये कहां पर है? तो ये भारत में है। ठीक है, दोनों चीज भारत में है, परंतु इसकी जो शक्ति है वो सीमित है, इसकी शक्ति जो विस्तृत है। हुआ क्लियर? ये किसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है, जैसे ये मान लो इंग्लैंड है, ठीक है, और ये मान लो भारत है। तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। जब लिखित संविधान नहीं है तो वहां की जो व्यवस्थापिका है, वहां की संसदों को विधि बनेगी, तो विधि जो है, विधि बनते से ही वो स्थापित हो जाएगी। इंग्लैंड के संसद में कोई विधि बनती है तो विधि बनते से ही वो स्थापित हो जाएगी। इसलिए इंग्लैंड का संविधान क्या कहता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वहां पर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए उसको उस संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं ये चेक नहीं होगा। वो क्लियर? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है और एक होता है विधि की उचित प्रक्रिया। उचित भारत में, अगर भारत में कोई संसद में कोई विधि बनती है तो विधि जो है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है ये चेक होगी, तो वहां कहलाएगी भारत में विधि की उचित प्रक्रिया। ये जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है ये भारत में 1951 से लेकर 1978 तक दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो विधि की जांच करने की जो शक्ति थी वो सीमित थी। परंतु क्या होता है 1978 के बाद एक केस आता है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। और इस केस में बताया जाता है कि जो संविधान में कथन लिखा गया है उसकी मूल भावना को समझना होगा। और फिर यहां से निकल के आता है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को जोड़ दिया जाता है किससे? प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार से। और मेनका गांधी को प्राण देश संस्था के अंतर्गत ही इनको विदेश जाने का अधिकार मिलता है। हुआ क्लियर? तो भारत में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, दोनों चीज है। ठीक है, एक है विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, और एक है विधि की उचित। ये है भारत में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत है। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पीटी में आएगा कि भारत में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है जापान से। हुआ क्लियर? परंतु किस संविधान से ये प्रेरित है? तो ये संविधान है कहां का? इंग्लैंड का से संविधान से ये प्रेरित है। तो ये थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। आर्टिकल 21, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नींद का अधिकार हो, इंटरनेट चलाने का अधिकार हो, खाना खाने का अधिकार हो, ठीक है, सिंगल रहने का अधिकार हो, निजता का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है वो हैं आर्टिकल 21 के तहत। और नींद का अधिकार जो दिलवाया है वो है रामदेव बाबा। हुआ क्लियर? कि सोने का अधिकार एक क्या है? आपका जीवन जीने का
अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार है, तो ये आर्टिकल 21 है। आपको आता है कि इंटरनेट अधिकार कौन सा अधिकार है, तो आर्टिकल 21। निजता अधिकार कौन सा अधिकार है, तो आर्टिकल 21। सोने का अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 21। खाना खाने का अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 21। ठीक है। निर्वासित लोगों को घर उपलब्ध कराने का अधिकार कौन सा, आर्टिकल 21। जो माता पिता होते हैं उनको अपने पिता, अपने बहू और जो पुत्र होते हैं ये घर से बाहर निकालते हैं, उनको अगर कहीं पे रखने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। हुआ क्लियर? तो आर्टिकल 21 जो है सबसे ज्यादा विस्तारित अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसका किया है। हुआ क्लियर? अब चल लेते हैं नेक्स्ट में। रो एन बनाम केस। रो बनाम वेड केस जो है ये कहाँ का है, ये यूएसए का केस है। ठीक है। कब आया था, 1973 को आया था। ठीक है। और दुनिया भर में जितने भी गर्भपात संबंधी कानून है उसका जो बेंचमार्क है वो है रो बनाम वेड केस। कभी कभी पीटी में आ जाए तो वहां पे इसको क्लिक कर लेना। आपसे सन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इस केस का संबंध किससे है, तो गर्भपात अधिनियम से है। कहाँ केस है, तो यूएसए का है। ये सन तो शायद ही पूछे कभी। ठीक है। गर्भपात संबंधी महत्व क्या है, कानून का महत्व क्या है, तो इसका ये महत्व यह है, महिलाओं का प्रजनन संबंधी अधिकार सुनिश्चित होता है। कैसे? अगर महिलाओं को प्रजनन संबंधी अधिकार मिल जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर उसे अधिकार है तो वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य या अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग वो गर्भपात कर सकती है, जिससे क्या होगा, भारत में या कहीं पर भी मातृ मृत्यु दर में क्या आएगी, कमी आएगी। हुआ क्लियर? ये पहला इसका महत्व हो गया। दूसरा महत्व है 2030 तक सतत विकास के अंतर्गत लक्ष्य बनाया गया है, 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु दर अनुपात 1 लाख पर 70 से कम करना है। ठीक है। अगर ये अधिकार प्राप्त होता है तो ये जो लक्ष्य है आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। हुआ क्लियर? दूसरा है एसडीजी, यौन प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच होती है। अगर हमें ये अधिकार प्राप्त होता है महिलाओं को, तो ये भी यहाँ पर आपको अधिकार, ये जो आपका लक्ष्य है ये भी हासिल हम कर सकते हैं। तीसरा लक्ष्य कौन सा है, एसडीजी का, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बाधाओं को संबोधित करना। ये अधिकार हमें, ये भी लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त होता है। अगर एक कानून आप पास करते हो, महिलाओं को प्रजनन अधिकार देते हो, तो ये 3 जो लक्ष्य है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इन तीनों का परिणाम क्या होगा, ये तीनों का परिणाम होगा महिला सशक्तिकरण में बढ़ोतरी होगी। हुआ क्लियर? और अभी हाल ही में एक अर्थशास्त्री हुई है, कोलाइडिया गोल्डिन हुई है। इन्हें वर्तमान में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। और इन्होंने ये बताया था कि जो विश्व में जितनी महिलाएं हैं उनका श्रम बाजार में भागीदारी कम है। और भागीदारी कम इसलिए है क्योंकि उनकी शादी होती है और शादी होते से ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो वो अपना जो कैरियर है उससे वो स्विच कर लेती है, जिस कारण से वो बच्चे में ध्यान करने के लिए, वो जो है अपना जो कैरियर है उसको स्विच कर लेती है और पूरा अपना ध्यान बच्चे के कैरियर में लगा देती है। इसलिए विश्व में कहीं पर भी श्रम बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। ये किसने बताया, ये बताया है किसने, कोलाइडिया गोल्डिन ने बताया है। हुआ क्लियर? और इन्हें 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। तो इस कंटेंट को भी आप कहीं पर भी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। पीटी के लिए क्वेश्चन इतना आएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो वो मिला है कोलाइडिया गोल्डिन को मिला है। हुआ क्लियर? गर्भपात का चिकित्सा, ये गर्भ है, ठीक है, ये गर्भ है। गर्भपात का चिकित्सा समाधान अधिनियम कब लाया गया था, तो ये बता चुका हूं 1971 में। ठीक है। गर्भपात का चिकित्सा संशोधन किया गया है 2021 में। इसमें विवाहित महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत, जो आपको मैं बता चुका हूं। रो एंड बनाम केस कहाँ का है, तो ये यूएसए का है। कब का है, तो 1971 का है।
1973 का है, ठीक है। और ये दुनिया भर के इतने गर्भपात संबंधी अधिनियम है उसके लिए ये बेंचमार्क है, ठीक है। आर्टिकल 21 बता चुका हूं आपको, आर्टिकल 14 बता चुका हूं, आर्टिकल 21 बता चुका हूं। और विधि द्वारा स्थापित कहां से ली गई है, तो ये ली गई है भारत में जापान से, ठीक है। परंतु किस संविधान की प्रेरित है ये, तो ये है इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। पर भारत ने कहां से लिया है, तो जापान से लिया है। हुआ क्लियर। विधि की उचित प्रक्रिया बता चुका हूं आपको। ये 1951 से लेकर 1978 तक ये हमें दिखती है, परंतु 1978 के बाद एक केस आया था मेनका वर्सेस भारत संघ केस, उसके बाद हमें ये भारत की जो संविधान प्रक्रिया है उसमें चीज हमें दिखाई देती है, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है, तो ये है कोल्डिया गोल्डिन, ठीक है। कोल्डिया गोल्डिन जो है 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने 200 वर्ष की रिसर्च करी है और ये बताया है कि महिलाओं की श्रम भागीदारी क्यों कम है पुरुष की अपेक्षा। हुआ क्लियर। सती प्रथा अधिनियम कब आया था, ये 1829 में आया था, ठीक है। किन दो व्यक्ति लाए थे, एक है राजा राम मोहन राय और विलियम बेटिक के द्वारा ये आया था, ठीक है। इसकी हमें साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो 510 ईसा में ये मिलते हैं कहाँ पर, एरण में, ठीक है। और ये किसका अभिलेख था, ये अभिलेख था भानुगुप्त का, ठीक है। भानुगुप्त का अभिलेख था। और ये एरण कहाँ मिलता है हमें, एमपी में, ये एमपी में ये मिलता है कहाँ पर, सागर में, ठीक है। और सागर में 2023 को एक मूर्ति स्थापित की जा रही है और मूर्ति का नाम, किसकी मूर्ति स्थापित की जा रही है, वो मूर्ति स्थापित की जा रही है रविदास जी की। और रविदास जो कुंड पूछेगा फिर, रविदास कुंड कहां पर है, एमपी में, तो वो भी सागर में है, ठीक है। और रविदास कुंड में ही अभी वर्तमान में एक मूर्ति बना रही है, वो भी किसकी है, रविदास की है। क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि आज से 600 साल पहले यहाँ पर रविदास जी चित्तौड़गढ़ की यात्रा जब कर रहे थे तो यहाँ पर रुके थे, ठीक है। तो वहां के राजा ने इनसे आग्रह किया था कि आपकी सेवा के लिए क्या करूं, तो उन्होंने बोला था कुंड बना दो, ठीक है। तो एक कुंड बना दिए। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि रविदास कुंड कहाँ पर है, तो वो सागर में है। और वर्तमान 2023 में मूर्ति बन रही है, तो वो कहाँ बनेगी, वो भी सागर में ही बनेगी। हुआ क्लियर। ये कहानी थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये है 1856 का, ये भी आप याद रखना, ठीक है। शारदा एक्ट कब का है, ये है 1930 का। इसमें 14 वर्ष गर्ल की आयु और 18 वर्ष बॉयज की आयु रखी गई थी। दहेज निषेध अधिनियम ये जो है ये एक है, ठीक है। ये लाया गया था 1961 को, ये भी आप याद रखना। और घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 2005 को। हुआ क्लियर। इसकी ये लेक्चर खत्म होता है और इसकी पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी का टेलीग्राम चैनल वहां प्राप्त हो जाएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाइए। ओके, थैंक्स।